ओके जी। तो इसमें अब पिक्चर सी में आपने क्या किया था कि आपने आउटपुट जो साइड है उसको इनपुट साइड की तरफ रिफ्लेक्ट किया। तो आउटपुट साइड में आपके पास क्या आ रहा है, जे था, डी था और के था। तो इन तीनों चीज़ों को आपने इनपुट साइड की तरफ लेके जाना। जब आप इसको इनपुट साइड की तरफ लेकर जा रहे होंगे तो आपके साथ नंबर ऑफ टीथ्स जो हैं N1 N2 उनका बीच में लिंक है, राइट। सो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम करते हैं डेस्टिनेशन डिवाइडेड बाय सोर्स और उसका स्केयर। तो जब आप इनपुट साइड पे अगर मौजूद होंगे तो आपकी डेस्टिनेशन क्या होगी, इनपुट साइड N1 आपकी डेस्टिनेशन होगी, सोर्स आपका क्या होगा N2, और उनके ऊपर क्या आएगा, स्केयर आएगा। अगर इसी तरह अगर लेट से अभी तो खैर आउटपुट साइड पर जे डी और के, अगर कोई और क्वेश्चन होता और आप 1 वाली साइड से उठ के 2 वाली साइड की तरफ जा रहे होते तो उसमें आपने फिर क्या करना था, फिर आपकी 2 वाली साइड डेस्टिनेशन हो जानी थी, फिर N2 ओवर N1 हो जाना था और उनका स्केयर आपके पास हो जाना था। अब जो इसका बेसिक फॉर्मूला है वो आपको क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ टीथ्स ऑफ गियर ऑन डेस्टिनेशन शाफ्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर ऑन सोर्स शाफ्ट। ये भी जब दो हम एग्जांपल करेंगे तो ये फिर ये चीज़ आपको बड़ी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। इसी फॉर्मूला को अभी हमने यहाँ पर यूज़ किया था जब आप ऊपर आउटपुट साइड को उठाकर ला रहे हैं इनपुट साइड के ऊपर। तो इनपुट साइड आपकी डेस्टिनेशन बन गई थी, तो इसी वजह से आपने इसी के अकॉर्डिंगली किया है कि N1 ओवर N2। ओके जी। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है एक उसमें देखते हैं कि ये इसी चीज़ को किस तरह से हमने करना। दो एग्जांपल्स के बाद फिर हम ओवरऑल समराइज करेंगे कि इनमें कॉमन पॉइंट्स क्या है, क्या क्या लर्निंग है, फिर जो जो क्यूरीज होंगी वो फिर इंशाल्लाह खुद से रिजॉल्व हो जाएंगी और उस पर थोड़ी डिस्कशन भी कर लेंगे। अब लेट से अगर यहाँ पर हम देखें तो उसने क्या कि फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन θ2 ओवर T1 ऑफ S फॉर द सिस्टम्स ऑफ फिगर 2.30a। ठीक है। सो हमारे पास पिक्चर ए गिवन है, उसमें उसने आपसे कहा है कि आप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करें θ2 ऑफ S ओवर T1 ऑफ S। अब अगर पिक्चर के अंदर मैं देखूं तो मेरे पास θ2 भी मौजूद है, θ1 भी मौजूद है। ये क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, दैट कुड बी θ1 ऑफ S ओवर T1 ऑफ S। टॉर्क चूंकि जी सर। एक ही मौजूद है, ठीक है। जैसे हमारे पास वोल्टेज होता है या कोई सोर्स होता है वो फिलहाल पिक्चर के अंदर एक ही मौजूद है। दो टाइप के आपके पास डिस्प्लेसमेंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट होता है तो उसके अंदर एक वोल्टेज सोर्स लगा होता है, दैट इज़ आवर सोर्स। और हमने देखा है कि उस सर्किट्स के 3-4 ब्लॉक्स बने होते हैं, हम बीच में मैश लूप्स सम टाइम लगा लेते हैं I1 I2 I3। ठीक है, इट डिपेंड्स के मल्टीपल लूप्स बन सकते हैं, 4 तक जा सकता है, 5 तक जा सकता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म के सर्किट्स भी होते हैं। लेकिन अगर मैं सोर्स की तरफ देखूँ तो मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स होता है। और इट डिपेंड्स, सम टाइम कोई ऐसा क्वेश्चन भी होता है जिसके अंदर एक से ज़्यादा भी लगे होते हैं और कोई डिपेंडेंट भी होते हैं, इंडिपेंडेंट भी होते हैं। सम हाउ काफ़ी वैरायटी हमारे पास होती है। तो इसी तरह यहाँ पर भी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो θ1 और θ2 है। इसको अगर मैं पिछले टॉपिक से रिप्लेस करूँ तो उनके अंदर x1 ऑफ t, x2 ऑफ t, x3 ऑफ t इस तरह की चीज़ें भी मौजूद होती हैं। तो इसमें हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन एनी हाउ क्वेश्चन ये बात करने का मकसद ये है कि ये क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि θ2 ओवर T1 ही है। ठीक है, ये दैट कुड बी चेंज। सो अगर आप बेसिक बुनियादी फॉर्मूला देखें तो वोल्टेजेस के अंदर आपके पास ओहम लॉ के अंदर क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर आपने उसमें R देखना हो, अगर आपने उसमें रेजिस्टेंस देखनी हो या इम्पिडेंस देखना हो तो दैट इज वोल्टेज ओवर करंट। ठीक है। सो और यही जब मैं आगे मूव करता हूँ ट्रांसलेशन की तरफ तो उसमें मेरे पास करंट एक्स ऑफ टी हो जाता है और साथ में मैकेनिकल इम्पिडेंसेस आ जाती हैं। यही जब मैं रोटेशनल की तरफ मूव करता हूँ तो मेरे पास करंट की जगह या x1 की जगह मेरे पास थीटा आ जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। जैसे वोल्टेज के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर वोल्टेज एनर्जी है v, उसके अंदर अमूमन मेरे पास आर होता है। जब मैं ट्रांसलेशनल की तरफ जाता हूँ तो f आ जाता है। रोटेशनल की तरफ जब आप मूव करते हैं तो उसमें जेज वगैरह की फॉर्म में आप डिस्कस करने लग जाते हैं। यही जब सॉरी जेज के साथ आपके पास टॉर्क होता है, बेसिकली जो फोर्स आपके पास लग रही थी। जे तो उसी तरह है जैसे हमारे पास ट्रांसलेशनल के अंदर M1 होता है, यहाँ पर J1 J2 है। तो रोटेशनल के अंदर टॉर्क टॉर्क हमारे पास मौजूद है, ट्रांसलेशनल के अंदर F मौजूद है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर V मौजूद है। खैर, तो यहाँ पर बात करने का मकसद ये था कि क्वेश्चन चेंज हो सकता है।
यहाँ पर जो उसने पिक्चर ए है दैट इज रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम विद गियर्स, ठीक है, ये जस्ट कैप्शन है फिगर की, फिगर भी ऐसी लग रही है। मेन जो चीज इंपॉर्टेंट है, सिस्टम आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ टॉर्क एंड इम्पीडेंसेस टू द इनपुट शाफ्ट। आपने क्या किया है कि आपने जितनी भी चीजें थी, सिस्टम आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ टॉर्क्स एंड इम्पीडेंसेस, उनको आपने क्या कर दिया टू द आउटपुट शाफ्ट। आपने आउटपुट शाफ्ट के ऊपर सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर दिया है। हुआ क्या, फिर इसको अगर मैं रिपीट करूँ, आप आउटपुट शाफ्ट के ऊपर मौजूद हैं और आपने इनपुट साइड की सारी चीज़ें उठाकर आउटपुट की तरफ ले आए। यहाँ पर आउटपुट और इनपुट से अमूमन मुराद क्या होता है, जो आपके पास N2 है बेसिकली, उसको हम अमूमन कह लेते हैं कि ये हमारी आउटपुट साइड है, और जो N1 है, जो नंबर ऑफ टीथ्स ऑफ अ गेयर N1, उसको हम कह लेते हैं कि ये हमारी इनपुट साइड है, और N2 हमारी आउटपुट साइड है। तो N1 की तरफ जितनी भी चीज़ें वो आप उठा कर ले आए। अब उसको पहले देखते हैं कि वो चीज़ें थी कौन कौन सी। अगर आप N1 के साथ देखें तो ये J1 मौजूद है, D1 मौजूद है, ठीक है। ये जो पोर्शन है सारा ये मौजूद है। इसने कहाँ पर आना है, इसने इधर आना है, और आपने उसको एक इक्विवेलेंट सिस्टम का दर्जा देना है। तो उसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं जिन्होंने वहाँ पर मूव करके आना है, और एक ठीक है J1 अटैच है, D1 अटैच, इन सारी चीज़ों ने आना है, ठीक है जी। और एक बड़ी ज़रूरी चीज़, अगर आप थीटा 2 देखें तो उसके साथ टॉर्क नहीं है, थीटा 2 के साथ टॉर्क मौजूद नहीं है। जो टॉर्क था वो इनपुट साइड पे था, तो टॉर्क ने भी उठकर यहाँ पर आना है, टॉर्क ने भी वहाँ पर आना, उसकी भी आपने समहाउ रिफ्लेक्शन करनी है, ठीक है। सो इस पे अब इसको देखते हैं बड़ा स्लोली स्लोली कि ये कैसे चीज़ें मूव करेंगी। अब आपके पास ये J1 है, ये आपके पास D है, और ये आपके पास K है। अब यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि K2 भी मेरे पास मौजूद है, इधर K1 भी हो सकता है, इधर मेरे पास D1 भी मौजूद है, और इधर D1 भी है, एक D2 है और एक D1 है। जिस तरह मेरे पास J2 मौजूद है, इसी तरह मेरे पास इधर J1 भी मौजूद है। तो मैं इक्विवेलेंट एक सिस्टम बनाता हूँ, मैं JE लिख लिया। J का मतलब ये है कि जितने भी J's हैं बीच में इनर्शियाज, उनको आप इंक्लूड कर लेंगे। और इसी तरह आपने यहाँ पर एक लिख लिया DE, इक्विवेलेंट D का, ठीक है। और उसके अलावा उसके अंदर भी आपने दोनों चीज़ों को इंक्लूड कर लिया। देखते हैं कि इनको खैर करना कैसे। इसी तरह आपके पास केस को भी आपने लिख लिया के इक्विवेलेंट। इसके अंदर एक स्प्रिंग कांस्टेंट हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, जितने भी होंगे उनको हम इंक्लूड कर लेंगे दोनों साइड्स के ऊपर। अच्छा, अब इसमें आप मुझे ये चीज़ बताइएगा कि अगर आप T1 टॉर्क को इनपुट साइड से उठाकर आउटपुट साइड पे लाते हैं तो उसके लिए क्या है, T2 क्या हो जाएगा, N2/N1 इंटू T1। ये कौन सी चीज़ है, ये वही चीज़ है जो कि अभी ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। ये मेरे पास कहाँ से आई है, ये मेरे पास इक्वेशन 2.135, T2 क्या होगा, N2/N1 इंटू T1। या अगर आप इस पिक्चर को भी देखें सो T2 इज इक्वल टू N2/N1 इंटू T1। तो एक तो पहला ये काम हो गया कि क्यों मैंने उसको इस तरह से किया। अब जो इसमें दूसरी चीज़ है वो ये है कि जेस को देख लेते हैं कि जो जे आप इक्विवेलेंट सिस्टम लिखा हुआ है उसको वो क्या कह रहा है। अब उसमें अगर आप देखें तो J2 जो था वो अपनी जगह पर ही मौजूद है। J2 आउटपुट साइड पे था, आप अभी भी आउटपुट साइड पर ही हैं, तो J2 तो कहीं मूव करके गया नहीं, तो इसलिए J2 बिल्कुल आपने सिंपल लिखा हुआ J2 प्लस जो चीज़ मूव करके गई है वो ये J1 है, जो कि मूव करके यहाँ पर आया है। तो जब आप ऐसा काम करते हैं, इस फॉर्मूला को देखें, क्या होता है, नंबर ऑफ टीथ्स ऑफ गियर ऑन डेस्टिनेशन शाफ्ट ओवर नंबर ऑफ टीथ्स ऑफ गियर ऑन सोर्स शाफ्ट। सो जब आपने J1 को मूव करवाया तो J1 के साथ आपने लिखा हुआ है N2/N1 का स्केयर। ये बेसिकली आपने क्यों लिखा है, अब 2 ऊपर क्यों है, 1 ऊपर क्यों नहीं है, तो उसकी वजह क्या है
कि आप आउटपुट साइड पर इक्वेशन लिख रहे हैं, और इक्वेशन किस साइड के ऊपर आप लिख रहे हैं? आउटपुट के ऊपर, ठीक है। तो डेस्टिनेशन शाफ्ट आपकी कौन सी हुई? N2। सोर्स आपका कौन सा है? N1। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली कि डेस्टिनेशन शाफ्ट ओवर सोर्स की शाफ्ट, आउटपुट पे वर्ड की इक्वेशन लिख रहे हैं, तो N2 इज योर आउटपुट, N2 इज योर डेस्टिनेशन, सो डेस्टिनेशन ओवर सोर्स और उसका स्केयर। तो ये तो हो गया कि J को कैसे रिफ्लेक्ट किया, दो ही J's थे, दोनों को आपने इंक्लूड कर लिया। J2 के साथ क्यों नहीं कोई चीज़ लिखी? क्योंकि J2 पहली आउटपुट साइड पे और आउटपुट साइड पर ही बैठ कर आपकी इक्वेशन लिख रहे हैं, आपकी डेस्टिनेशन ही आउटपुट साइड है, तो आप कहीं मूव तो आपने किया नहीं। जब आपने के की इक्वेशन लिखने की कोशिश की तो के इज इक्वल टू, आप देखें आपने K2 लिख दिया, क्योंकि K2 तो ऑलरेडी डेस्टिनेशन पर ही मौजूद था, आउटपुट साइड पर ही मौजूद था, ये तो कहीं गया नहीं, ये सिंपल आ गया। प्लस आपने देखा कि K1 वाली साइड पे कोई K था ही नहीं, तो प्लस 0, यानी कि इसके साथ और कुछ नहीं लिखा। इसी तरह जब आप डी की बात करेंगे तो डी, ये जो D2 है वो तो पहली आउटपुट साइड पर थी, उसके साथ कुछ नहीं आया, लेकिन जो D1 था उसने, ये जो D1 है ये इनपुट साइड से चला और ये आउटपुट साइड पर आया। तो अगेन डेस्टिनेशन ओवर सोर्स का स्केयर, N2 ओवर N1 का स्केयर, और साथ में जो भी आपके पास सिस्टम था, डी हो के हो कुछ भी हो, ठीक है। तो ये वेज बेसिकली कि आपने इक्विवेलेंट सिस्टम कैसे लिखते हैं जब इम्पीडेंसेस की फॉर्म में रिफ्लेक्ट करना हो। अच्छा, अब मैं ये तो खैर एक जस्ट एक पिक्चर थी, उसको पढ़ा है कि कैसे कैसे आप काम कर रहे हैं। ये ना तो अभी मैंने ट्रांसफर फंक्शन लिखा है, ना मैंने इक्वेशन लिखी है। मेन मेरा गर्ज है ट्रांसफर फंक्शन से, ना कि ये इक्विवेलेंट सिस्टम बनाते रहना। सो अब अगर किसी भी चीज़ की जब हम इक्वेशन लिखते हैं, अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में लिखे तो हम V इक्वल टू आई आर कह देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जब आप करेंगे तो V की जगह आपके पास क्या है? टॉर्क है। T इज इक्वल टू, समझे कि आपने कुछ लिखने की कोशिश करनी है, और V इज इक्वल टू जैसे आई आ रहा है वैसे ही T इज इक्वल टू आई की जगह यहाँ पर क्या होगा? थीटा, और इन टू आर की जगह पर यहाँ पर क्या होगा? इम्पिडेंसीज। तो एक बीच में क्या था? J था, वो एक इम्पिडेंस है। DE वो एक इम्पिडेंस है। अपोज करें ना सारी चीज़ें, K स्प्रिंग कांस्टेंट, और I क्या है? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही जैसे करंट होता है। और ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये वैसे ही हैं जैसे रेजिस्टेंस, ये Z होता है, और ये क्या है? ये वैसे ही है जैसे V होता है, राइट। सो अब जब आपने आउटपुट साइड पे इक्वेशन लिखी तो आपने लिखा T2 इज इक्वल टू ये सारी इम्पिडेंसेस इनटू जो चीज़ मूव कर रही है, जो चीज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। सो T2 को यहाँ पर आपने क्यों नहीं लिखा? टॉर्क आपके पास इनपुट साइड पर लेबल्ड था, उसको आप उठाकर लाए हैं अपने दूसरी साइड के ऊपर, ठीक है। टॉर्क जो था इनपुट साइड पे था, उसको आप उठाकर लाएं इस साइड पे। तो T2 क्या होता है? N2 ओवर N1 इंटू T1। तो ये T2 की जब आपने इक्वेशन लिखी थी, इसलिए T2 की जगह आपने लिखा हुआ T1 इंटू N2 ओवर N1। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको पता है कि J के साथ S स्केयर आता होता है, D के साथ S आता होता है, K सिंपल आता होता है। ये तो आपने फॉर्मूला लिख दिया JE, लेकिन अभी हम ऊपर डिस्कस करके आ रहे हैं कि JE किसको जाहिर कर रहा है? JE जाहिर कर रहा है J1 इंटू N2 ओवर N1 का स्केयर प्लस J2, अभी ऊपर पिक्चर में डिस्कस किया। और D इक्विवेलेंट इस चीज़ को जाहिर कर रहा है, K इक्विवेलेंट इस चीज़ को जाहिर कर रहा है। इनकी वैल्यूज़ प्लग इन कर दें, ये आपके पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो आ जाएगा कि N2 ओवर N1 और ओवर JS स्केयर प्लस TS प्लस KE। ये तो खैर एक वे था कि आप जो हैं वो इनपुट साइड से आए आउटपुट साइड की तरफ। अभी हमारे पास एक और एग्जांपल मौजूद है जिसमें इससे रिवर्स केस है। अगर मैं एग्जांपल इसको देखूं, ये उससे है भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स, इसमें 3-4 मेरे पास गेयर्स भी मौजूद हैं। फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन θ1 ऑफ S ओवर T1 ऑफ S। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर θ2 नहीं है, उसने कहा कि θ1 फाइंड आउट करें। और ये एग्जांपल वाला क्या करता है कि ये आउटपुट साइड को मूव करवा कर ले जाता है इनपुट साइड की तरफ। अब आपकी डेस्टिनेशन होगी इनपुट साइड।
आप इनपुट साइड आपकी डेस्टिनेशन है, सोर्स आपका आउटपुट साइड है। अब जो चीज़ें आएंगी वो N1/N2 हुआ करेंगी, अब N2/N1 नहीं हुआ करेंगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो डेस्टिनेशन है वो इनपुट है, आपकी डेस्टिनेशन अब आउटपुट साइड नहीं है। सो इसमें क्या चीज़ें मौजूद हैं, पहले तो देख लेते हैं कि पिक्चर के अंदर मौजूद क्या है। इसमें अगर आप देखें तो एक ये टॉर्क मौजूद है जो कि अमूमन होता है फोर्स है, ये थीटा एक 1 मौजूद है, ठीक है। और आपके पास N1/N2 मौजूद है, और N1 N2 के साथ देखें ये एक J1 है, D1 मौजूद है, N2। अभी अब इसके अंदर अगर आप देखें तो पिक्चर के अंदर आपको स्प्रिंग वगैरह लगा हुआ नज़र नहीं आ रहा, डी लगा हुआ नज़र नहीं आ रहा। अक्सर आप इक्वेशन एक्सरसाइज के अंदर जब हम देखते हैं तो हमारे पास चीज़ें अटैच होती हैं कि ये इस तरह अगर आप देखें तो डी इसी तरह आपको मिलता है, स्प्रिंग कांस्टेंट इस तरह मिलता है, पिक्चर भी उससे बड़ी बड़ी लग रही होती है, इट फील्स लाइक ए बड़ी कॉम्प्लेक्स पिक्चर है। सो J1 और D1 और साथ में ये N2, साथ ही अगर आप देखें ये N2 के साथ N3, N3 के साथ देखें N4, तो एक गियर का पोर्शन ये आपको नज़र आ रहा है और दूसरा गियर का पोर्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि गियर का पेयर बनता ही तब है जब दो गियर्स होंगे, अकेला तो कोई कुछ नहीं कर रहा। N1 N2 N3 N4 N5 N6 इस तरह पेयर्स के साथ, और ये साथ में J5 है, यहाँ पर जो है वो J4 मौजूद है, यहाँ पर जो है वो J3 मौजूद है, यहाँ पर J2 मौजूद है, D2 भी साथ में, यहाँ पर J1 मौजूद है। तो अगर आप इनर्शियाज इसके अंदर देखें 1 2 3 4 5 5 जेज हैं, यानी कि जब आप जे इक्विवेलेंट लिख रहे होंगे तो उसके अंदर 5 जेज आएंगे, लेकिन इट डिपेंड्स कि किसके साथ कोई चीज़ लगनी है नहीं लगनी। जब आप डी इक्विवेलेंट लिख रहे होंगे तो एक तो ये D1 है, एक ये D2 है, ठीक है। आपके पास जो डीज हैं वो 2 हैं, के मुझे कोई फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो अब 5 जेज हैं, 2 डीज हैं, लेकिन इट डिपेंड कि आपने उसकी इक्वेशन को कैसे लिखना है। अच्छा जी, तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सिस्टम ड्रॉ करूं तो मैंने एक जे इक्विवेलेंट लिख दिया और साथ में एक बना दिया कि एक डी इक्विवेलेंट, और के इक्विवेलेंट था ही नहीं बनाया। सो ये थीटा 1 ऑफ टी, ये आपके पास जो थीटा 1 बना हुआ है, ठीक है। और आप यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताइए, T1 को आपने एज इट इज T1 लिख दिया है, इस दफ़ा नहीं साथ में N2 N1 या N1/N2 क्योंकि ये सर सब। T1 जहाँ पे से हमें हाँ आउटपुट सर, चाहिए इनपुट पे हम शिफ्ट T1 कर उसी साइड पे है। सर ट्रांसफर फंक्शन हम इनपुट सर पर उल्टा हो गया ना सर। हम सर जिस जगह हमारा सर हमें ट्रांसफर फंक्शन चाहिए सर डेस्टिनेशन T1 है। उसी जगह पे सर है, पहले मतलब डेस्टिनेशन भी है। सर इसमें ये है कि सर हम थीटा 1 हमें चाहिए सर, एन जो J1 जो है सर हमारा पहले ही सर ऑलरेडी क्या कहते हैं T1 वाली थीटा 1 वाली साइड पे है सर। तो सर इस पर हम सिर्फ अपना क्या कहते हैं D2 और क्या कहते हैं J4 J5 को सर यानी कि ना वहाँ पर लेके आएंगे अपना क्या कहते हैं थीटा 1 की तरफ, यानी कि T1 की तरफ इनपुट वाली साइड पर लेकर आएंगे N2/N1 के जरिए, N1/N2 के जरिए। नहीं, उसमें ठीक है आपकी बात। क्वेश्चन ये था कि ये T1 जो है ये एज इट इज़ इस दफ़ा आपने T1 ही लिख दिया, पिछली दफ़ा आपने उसके साथ नंबर ऑफ जो टीथ्स थी ना उनको खैर मल्टीप्लाई जी किया हुआ था। तो बेसिकली आप जो ये पिक्चर बी बना रहे हैं ये बिल्कुल काफ़ी सारे लोगों ने बिल्कुल 100% सही बातें की हैं काफ़ी हद तक। सो इसमें अगर आप देखें तो ये जो पिक्चर बी आप बना रहे हैं ये इक्विवेलेंट सिस्टम है एट द इनपुट। आपकी डेस्टिनेशन इनपुट है, आप इनपुट पर ही मौजूद हैं, इनपुट पर इक्वेशन लिख रहे हैं, आपका टॉर्क भी पिक्चर ए के अंदर इनपुट साइड पर ही था। तो जो चीज़ जहाँ पर मौजूद है उसकी तो रिफ्लेक्शन बिल्कुल उसी तरह ही होगी ना। अगर आप किसी चीज़ को वहाँ से लेके किसी दूसरी तरफ जाते हैं तो देन समहाउ आपको उसको रिफ्लेक्ट करना पड़ता है। तो डेस्टिनेशन आपकी इनपुट साइड ही थी, T1 भी इनपुट साइड पे था, तो कोई चीज़ कहीं भी नहीं गई। तो खैर इस वजह से T1 के साथ आपने कुछ नहीं लिखा। ये खैर ये इस चीज़ का आंसर है कि ऊपर क्यों लिखा है, ये सम अगर कहीं लिखा आ जाता है तो क्यों लिखा हुआ है। ओके जी, तो डी से सर शुरू कर। हाँ जी सर गियर्स विद लॉस और सर गियर्स विदाउट लॉस, सर इनमें सर क्या मतलब कोई कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस आ रहा है या सर बस उसी तरह ही
सर करने तमाम कैलकुलेशंस। गेयर्स विद जब लॉस उसमें आएगा तो उसमें बैकलैश है, उसमें नॉन लीनियर पोर्शन ऐड होगा, थोड़ा बहुत उसका जो इफेक्ट है वो बीच में होगा। ठीक है, लॉसलेस में आप जो गेयर्स का लॉस है उसको इंक्लूड नहीं कर रहे होते, जब लॉसलेस की बात करते हैं उसमें इंक्लूड करते हैं। अभी इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, सम और डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, तो जीरो आपको पता होगा कि जीरो इनिशियल कंडीशंस और जीरो इनिशियल कंडीशन ना होने का क्या मुराद है और होने से क्या मुराद है। जी सर ठीक है, बिल्कुल। आपने जो स्टेट स्पेस के क्वेश्चंस वगैरह देखें तो उसमें क्या रहता है कि जीरो इनिशियल कंडीशंस, तो उसका मतलब ये है कि इनिशियली जो चीज़ें हैं वो जीरोज हैं। लेट्स से अगर आपको सर्किट की बात करें तो इनिशियली जो वोल्टेज या करंट सोर्सेज हैं या जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो कोई भी इफेक्ट उस पर नहीं डाल रही। ठीक है, और अगर इनिशियली कुछ हो, जैसे मैंने आपको अक्सर वर्नियर कैलिपर्स या उस तरह की चीज़ों की एग्जांपल देता, तो उसमें अगर वो जीरो एरर उनका पहले से जीरो जीरो पे रीडिंग्स वगैरह नहीं है, अगर कोई एरर बीच में इंक्लूड है तो वो उसी तरह आपको बीच में शामिल वो करना पड़ेगा। तो अगर गियर्स लॉसलेस नहीं है तो सम हाउ उसका क्वेश्चन के ऊपर इफेक्ट होगा। ठीक है, कितना होगा वो डिपेंड करता है कि कितना बीच में लॉस है। ठीक, तो उसका इफेक्ट होगा बीच में। वो नॉन लीनियर के टॉपिक में देखें, उसने कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पास किया होगा, जो इफेक्ट होगा वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा होगा। तो ऐसे नहीं है कि लॉसेस हों और चीज़ें सेम आ रही हों, तो डिफरेंट होगा सिनेरियो थोड़ा। ओके जी, यहाँ पर अगर आप देखें डी इक्विवेलेंट, तो उसके अंदर आपने लिखा हुआ D1 प्लस D2 इंटू N1/N2। इसको अगर लेट्स से मैं पिक्चर को फौरन देखता हूँ, मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि D1 के साथ कुछ क्यों नहीं लिखा हुआ। और एक तो ये चीज़ है, दूसरी ये कि अगर D2 के साथ ठीक है अगर कुछ लिखा भी हुआ तो वो N1/N2 क्यों है, वो N2/N1 क्यों नहीं है, और बीच में D3 D4 वगैरह क्यों नहीं है, क्योंकि इनर्शियाज में तो 5 तक आ रहे हैं। खैर, तो ये है कि डी जो डीज हैं वो मेरे पास यहाँ पर मौजूद ही दो हैं, एक ये और एक मेरे पास ये डी मौजूद है। तो खैर दो ही डी हैं, दो ही मैंने रिफ्लेक्ट करने हैं। अब D1 सिंपल क्यों है, तो D1 को अगर आप देखें तो D1 ऑलरेडी जो है वो, उसको मैं सारे को ब्लॉक में लेने लगा हूँ, D1 ऑलरेडी इनपुट साइड के ऊपर मौजूद है। तो D1 तो वही है जो कि D1 मौजूद है, D1 तो कहीं गया ही नहीं है, तो D1 तो सिंपल आएगा। D1 के साथ कोई भी नंबर ऑफ टीथ्स की रेशो या उनका स्केयर्स या कोई भी चीज़ नहीं आएगी, तो D1 चूँकि मौजूद ही उसी साइड पे है। अब दूसरी बात करते हैं कि D2, ठीक है, ये D2 जो है उसके साथ ये चीज़ें क्यों लिखी गई, तो अब उसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि D2 को आपने यहाँ से उठाया और D2 को उठा के इधर आप इनपुट साइड पर लेके आए। अब जब आप इस साइड पर लेके आए हैं तो एक मैं और अगर यहाँ पर लेबलिंग करूँ, D2 जब यहाँ से उठेगा तो देखें उसके रास्ते में ये गेयर्स N1 और N2 आ रहे हैं। जब D1 ने ऊपर उठ के इनपुट साइड पे जाना तो उसके यस सर रास्ते आ में रहे हैं। N1 N2 ये चीज़ें आ रही, तो ये तो कंफर्म बात है कि N1 N2 का बीच में इफेक्ट होगा। अब वो इफेक्ट अगर होगा तो उसको हमने जाहिर किस तरह से करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है कि डेस्टिनेशन शाफ्ट ओवर सोर्स की शाफ्ट। तो इनपुट के ऊपर बैठकर आप इक्वेशन लिख रहे हैं, तो डेस्टिनेशन आपकी क्या है, डेस्टिनेशन आपकी इनपुट है। तो इनपुट के नंबर ऑफ टीथ्स क्या हैं, N1, जो कि डेस्टिनेशन है आपकी, और डिवाइडेड बाय सोर्स जहां से आप चल के आ रहे हैं, तो आप D2 से चल के आ रहे हैं, आप N2 से बेसिकली चल के आ रहे हैं, N2 आपका सोर्स था, तो ये डेस्टिनेशन ओवर सोर्स N1/N2, ये पिछले क्वेश्चन से मुख्तलिफ क्वेश्चन है, वहां पर आपके पास N2/N1 आ रहा था। आप आउटपुट साइड आपकी डेस्टिनेशन थी, इस वक्त आपकी इनपुट साइड डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन ओवर सोर्स का स्केयर आपने कर दिया। तो ये भी एक क्लियर कट आंसर है कि हम क्यों जो है वो D2 के साथ कोई चीज़ लिखी है, क्योंकि D2 जब D1 तक पहुंची तो उसके रास्ते में एक गियर का एक पेयर बीच में मौजूद था, तो उसको हमने रिफ्लेक्ट बैक करना ज़रूरी था। उम्मीद है कि डी से मतलब कोई इशू नहीं होगा, है अगर किसी को तो वो पूछ ले कि डी के साथ D1 खाली क्यों है और D2 के साथ चीज़ें क्यों लिखी और वो ऐसी क्यों लिखी जैसे महसूस हो रही। तो अगर मैं जे इक्विवेलेंट की बात करूँ ना, ठीक है, तो जे इक्विवेलेंट के अंदर जो पेयर आ रहा है, जो जेज यानी कि जा रहे हैं, ये J4 और J5, अगर इन्होंने सोर्स तक जाना है, सॉरी डेस्टिनेशन तक अगर जाना है, तो पहले तो इनके रास्ते में एक N3 और N4 का पेयर आ रहा है, और फिर जब ये थोड़ा सा चले तो इनके रास्ते में N1 और N2 का पेयर आ रहा है।
तो J4 और J5 ने अगर इनपुट साइड पर पहुंचना है तो उसको 2 गियर्स का सामना, तो इसका मतलब है कि जब आप J4 और J5 को रिफ्लेक्ट बैक करेंगे इनपुट साइड की तरफ, तो आप दोनों जो गियर्स हैं उनका इफेक्ट वहां पर इंक्लूड करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये, फिर वही क्वेश्चन आ जाएगा कि सोर्स क्या है और उसकी डेस्टिनेशन क्या है। तो जब आप N3 और N4 की बात कर रहे होंगे तो N3 डेस्टिनेशन की तरफ है, N4 सोर्स की तरफ है। जब आप N1 और N2 की बात कर रहे होंगे तो N1 डेस्टिनेशन की तरफ है, N2 सोर्स की तरफ है, ठीक है। तो आपने लिखा N1 ओवर N2 डेस्टिनेशन ओवर सोर्स और N3 ओवर N4 का स्केयर, क्योंकि मैंने बताया था कि दो जो हैं वो 2 गेयर्स उसके रास्ते में आ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा लेंथी हो गया। उसके अंदर अब N1 ओवर N2 सिर्फ नहीं रहा, N3 और N4 भी है। और अगर आप बात करें J3 और J2, ये जब डेस्टिनेशन पे जा रहे थे तो इनके रास्ते में आ रहा है N1, इनके रास्ते में आ रहा है N1 और N2, और ये वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो इसीलिए जब मैंने J2 और J3 की लिखी तो उसकी नंबर ऑफ टीथ्स उसके साथ सिर्फ एक रेशो आ रही है, 2 नहीं है। अब N1 ओवर N2 है, उसके साथ N3 और N4 नहीं है, क्योंकि N3 और N4 J2 और J3 के रास्ते में नहीं आता अगर आप पहुंच रहे हो इनपुट साइड की तरफ। तो मैंने N1 को ऊपर क्यों लिखा है, वो मेरा डेस्टिनेशन है, ओवर N2 का स्केयर और J1 और J2 साथ में है। अब J1 को अगर आप देखें तो वो तो वैसे ही सिंपल आपने लिखा हुआ है, वो खाली इसलिए लिखा हुआ है कि J1 जो है वो मौजूद ही इनपुट साइड के ऊपर है, तो इसलिए J1 तो सिंपल आएगा। तो अब इसमें किसी को एतराज़ हो कि क्यों J4 और J5 के साथ 2 दफ़ा क्यों एंड्स लगे हैं और J2 और J3 के साथ 1 दफ़ा क्यों लगा है और J1 के साथ बिल्कुल भी नहीं लगा। नहीं सर ठीक है। क्लियर है सर। अब हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन उसी तरह V इज इक्वल टू आई आर या T इज इक्वल टू थीटा इंटू इम्पिडेंसेस। सो आप इनपुट साइड पर मौजूद थे और आपने लिखा T टॉर्क इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसे करंट्स वगैरह होते हैं और इनटू इम्पिडेंसेस। तो आपने J के साथ आपको पता है स्केयर आता है और D के साथ सिंपल S आता है और K के साथ 1 होता है, यानी कि K के साथ S का कोई भी पावर वगैरह कुछ भी नहीं होती है, S की पावर 0 होता है, वो उसको हम 1 से जाहिर कर देते हैं। तो ये देखें J E और D E लिखा गया, ये जनरल फॉर्म है। तो हमने ऊपर बड़ा थॉरली डिस्कस किया कि J E क्या होता है, तो सारा तस्वीर के अंदर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर D हमने थॉरली डिस्कस किया पिक्चर के अंदर, वो क्या होता है। तो J E और D E की वैल्यू प्लग इन कर दें 2.142 के अंदर, तो आपके पास इसका ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाएगा। अब इसमें एक दो चीज़ें जो थोड़ी वजाहत वाली, पिछली एग्जांपल में देखें तो आपके पास लिखा हुआ था T1 इंटू N2 ओवर N1। क्यों? क्योंकि आपने टॉर्क को एक जगह से उठाया दूसरी जगह पर ले गए और रास्ते में जो गियर आया उसका आपको इफेक्ट जाहिर करना था। तो यहाँ पर टॉर्क इनपुट साइड पे था, इनपुट साइड पे वो पड़ा रहा, वो कहीं गया नहीं है, तो इसलिए आपको इक्वेशन के अंदर उसका इफेक्ट नज़र नहीं आया, ठीक है। और अब क्वेश्चन के अंदर बाज़ दफ़ा क्या होता है कि डी, ये जैसे डी ई लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर जनरल लिख दिया, तो क्वेश्चन के अंदर सम टाइम क्या होता है कि आपके पास जे की वैल्यू अक्सर 1 दी होती है, डी की वैल्यू अक्सर 1 दी होती है, के की वैल्यू अक्सर 1 दी होती है, आप पुट करना शुरू कर देते हैं। N1 और N2 इनकी वैल्यूज़ दी होती हैं, आप उनको भी पुट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और उनका स्केल्स वगैरह ले लेते हैं और आपके पास फिर ट्रांसफ़र फंक्शन का कोई ना कोई न्यूमेरिक के अंदर कोई ना कोई आंसर जो है वो लिखा होता है। अब ये जो दोनों हमने एग्जांपल की ना, बिल्कुल टोटली जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अच्छा, ये जो स्किल असेसमेंट है इसको मैं भी लेक्चर से पहले पेज पे सॉल्व कर रहा था, मैंने इसको सॉल्व किया। तो एक तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया, मैंने इसको किस बेस के ऊपर सॉल्व किया, जैसे ऊपर एग्जांपल्स मौजूद हैं।
जैसे ऊपर एग्जांपल्स वाला सॉल्व करता है वैसे मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश कर ली। मैंने खैर उसकी पिक्चर ली है, मैं उसको अपलोड कर दूंगा। अब एक तरीका ये है कि लेट से बुक वाला जो है उसको किस तरह से सॉल्व करता है, स्किल असेसमेंट का जो सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है वो उसने उसको किस तरह से सॉल्व किया या मैंने इसको किस तरह से सॉल्व किया। मैंने सिंपल क्या काम किया कि मैंने रिफ्लेक्शन आउटपुट शाफ्ट के ऊपर रिफ्लेक्शन को जाहिर किया। जब मैं आउटपुट शाफ्ट के ऊपर रिफ्लेक्शन को जाहिर करूँगा उसमें बेसिकली क्या मेरा मुफाद था, क्योंकि थीटा 2 था तो मैंने कहा कि ठीक है मैं थीटा 2 के ऊपर सारी चीज़ों को ले आता हूँ। थीटा 2 जो मेरा है वो मेरी आउटपुट साइड पे मौजूद है। मैं आउटपुट इसको साइड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये N2 के साथ मौजूद है। सो इसलिए मेरी दिलचस्पी जो थी, मैंने क्या किया कि मैंने इक्विवेलेंट एक ऐसा सिस्टम बनाया कि बाय रिफ्लेक्शन एट द आउटपुट शाफ्ट, जैसे तस्वीरों में आप देखते हैं कि आउटपुट शाफ्ट के ऊपर हमने पहले एग्जांपल की, क्योंकि दूसरी एग्जांपल इनपुट के ऊपर है और पहली आउटपुट के ऊपर। सो दिलचस्पी का मेरा जो मामला था वो सिर्फ थीटा 2 था, इसको मैं इधर ले आया। अब उसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि जब आपका ये वाला टॉर्क जो है वो इनपुट साइड से, टॉर्क आपका इनपुट साइड से जब आउटपुट साइड की तरफ आएगा, यहाँ पर जब आउटपुट साइड की तरफ आएगा तो वो सादा टी नहीं रहेगा, वो सिंपल टी नहीं होगा, वो होगा टी इंटू N2/N1। ये मैं कहाँ से कह रहा हूँ, ये मैं थ्योरी के फॉर्मूला से कह रहा हूँ जो कि अभी आपको भी दिखाए थे, टी इंटू N2/N1 और 2। बाज़ दफ़ा वो क्वेश्चंस के अंदर या बातों के अंदर कह देता है कि मैंने टॉर्क को राइट साइड पे रिफ्लेक्ट कर दिया है बाय मल्टीप्लाइंग विद 2, तो उससे उसका मुराद क्या है, क्योंकि जब N2 को N1 से डिवाइड करेगा, N2 50 है, N1 25 है, 50/25 क्या हो जाएगा, 2 ही आना। तो बाज़ दफ़ा हम लेकिन सर वो स्केयर हो गया और बच गया। नहीं, टॉर्क के फॉर्मूला में स्केयर नहीं होगा, जो इम्पिडेंसेस होती हैं उनके साथ स्केयर होता है। इम्पिडेंसेस में आप करते हैं डेस्टिनेशन ओवर सोर्स और फिर उनका स्केयर। अब ये मैं इम्पिडेंसेस का जो वर्ड बोला इससे क्या मुराद है, इम्पिडेंस में आता है स्प्रिंग, इम्पिडेंस में आता है आपका Yes, डी, ठीक है, जो डैम्पिंग है, और आपका मैस की वजह से इनर्शिया। तो इम्पिडेंसेस में 3 चीज़ें आती हैं, तो लिहाजा जब आप इम्पिडेंसेस की बात करेंगे दैट विल बी डेस्टिनेशन ओवर सोर्स के नंबर ऑफ टीथ्स और उनका स्केयर। तो 3 इम्पिडेंसेस होती हैं, उन तीनों चीज़ों के साथ स्केयर आएगा, डेस्टिनेशन ओवर सोर्स होगा। लेकिन जब आप टॉर्क की बात कर रहे होते हैं तो टॉर्क के फॉर्मूलाज में स्केयर नहीं है। ऊपर मैंने आपको इनके रिलेशंस बताए हैं, T1 T2 और θ1 θ2 R1 R2, जो बिल्कुल टॉपिक के आगाज में इनके रिलेशन हमारे पास मौजूद थे, उनके अंदर हमारे पास कोई भी चीज़ें मौजूद नहीं। ठीक है, ठीक हो गया सर। हाँ, ये एक इसको कन्फ्यूजन को चले थोड़ा दूर कर दे। ये देखें T2/T1 θ1/θ2 एंड देखो कोई स्केयर नहीं है, तो T2 किसको जाहिर कर रहा है, T2 कहता है कि N2/N1 इंटू T1। तो ये टॉर्क की रिफ्लेक्शन जो बार बार हम नंबर ऑफ टीथ्स को डिवाइड करना और उनका स्केयर लेना, वो रूल है इम्पिडेंसेस को रिफ्लेक्ट करना। तो इम्पिडेंस में अगेन के, डी और जेज, ठीक है, तो ये उससे चीज़ मुख्तलिफ है। ओके जी, सो मैंने जो है इसको, ठीक है मैं देख लूँ कि अगर मैंने अपने आप को ईमेल इसको किया हुआ है, तो इसको हमने क्या किया कि आउटपुट साइड के ऊपर मैंने शिफ्ट किस तरह से किया कि जब ये T1 को उठाकर आप लाएंगे T2 की तरफ, तो उसके साथ यहाँ पर क्या हो रहा होगा, T1 जब यहाँ पर आएगा तो T के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यहाँ पर 50 डिवाइडेड बाय 25 आ रहा होगा, ठीक है, उसके साथ 50/25 जो है वो डिवाइड हो रहा होगा। और जब आप ये इनर्शिया जो है इसको जब इक्विवेलेंट सिस्टम के अंदर लिख रहे होंगे,
और ये विस्कस डैम्पिंग को जब इक्विवेलेंट सिस्टम के अंदर लिख रहे होंगे, इन चीज़ों को जब आपने यहाँ पर लेके आना है तो इनके साथ क्या हो रहा होगा कि फिर जब आप डी लिखेंगे यहाँ पर डी ई जब लिख रहे होंगे डी इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे है ही एक, दो तो है नहीं कि आप 1+2 और कुछ इस तरह से करें, तो इन आउटपुट साइड पे तो मेरे पास वैसे जीरो है, कोई चीज़ मौजूद नहीं है, मैंने जानबूझ के जीरो लिख दिया। और इनपुट साइड पे जो चीज़ मेरे पास मौजूद थी वो D1 मेरे पास मौजूद है, अगर मैं उसको D1 जानबूझ के कह दूं, और इनटू जो आपने रिफ्लेक्शन शो करवानी है। तो अब मुझे ये बताएं कि आप आउटपुट साइड पे इक्वेशन लिख रहे हैं, आपकी डेस्टिनेशन आउटपुट साइड है या इनपुट साइड है? सर ये हमारा इधर 50/25 आएगा सर, क्योंकि हमने सर θ2 हमारा, सर हम θ2/TS फाइंड कर रहे हैं, तो सर हमारा जो डेस्टिनेशन है सर वो θ2 वाली साइड के ऊपर है, मतलब कि N2 है सर। सर यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे सिर्फ हम यहाँ से, यस यानी सर, कि थीटा 1 से 50/25। हाँ जी मुइज, तुम क्या कह रहे हो? ये पहले वाला तो चलो ठीक, मैं बात समझा, आप क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ ये जो हमारा ये है ना सर, यानी कि N1 वाली साइड है सर, ये हमारा सोर्स है, और सर जो हमारा ये N2 वाली साइड है हमारा डेस्टिनेशन है सर, ये चलो उस डेस्टिनेशन की तरफ थीटा जाएंगे सर। ठीक है, मैंने 50 लिखने से पहले 5 लिख के मिटा दिया ताकि तुम कहीं देख के ना बता दो ना। अच्छा खैर, सो मैंने क्यों इसको 50/25 लिखा है? 50 वाली साइड ये जो N2 है ये डेस्टिनेशन है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 25 आपने किया जो कि आपके पास सोर्स है, डेस्टिनेशन और डिवाइडेड बाय सोर्स, और साथ में इनके ऊपर क्या आपके पास आएगा, साथ में स्केयर होता है, क्लियर होगा सर, ठीक है, साथ में यहाँ पे स्केल, ठीक है। और इसी तरह अगर आपको केस की फॉर्म में के को रिप्रेजेंट करना हो तो के इक्विवेलेंट में यहाँ पे क्या है, जीरो है। खैर मैं जीरो आप लोगों की वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि टू साइड पे मुझे कोई के मिला नहीं है, और उस साइड पे मेरे पास एक के मौजूद है, K1, उसको भी आप सेम इसी तरह 50/25 और उसका जो है वो आपने फिर बाद में उसका स्केल लिख देंगे, ठीक है। अच्छा जब आपने इसकी, लेकिन सर ये हम इस k को सर एज अ कांस्टेंट क्या हुआ सर, मतलब कि जो आपने K1 लिखा है सर, ये चलें अभी K1 तो आप आपने वैल्यू रिप्रेजेंट प्लग इन करेंगे सर, ना, इसको हम कांस्टेंट नहीं K1 को लिखेंगे। सर एज अ, नहीं इसको आप 1 लिखेंगे, ये यस सर, 1 मौजूद है 1। यस सर, मैं वही कह रहा हूँ, मैं 1 नहीं कह रहा हूँ सर, मतलब कि सर वही इसको के ही K1 सर को हमारा 2 हो जाएगा कांस्टेंट ना, नंबर कोई 4 हो जाएगा के ही। ये यस सर, बल्कि किसी ने जरा भी बात नहीं बताई, सारा कुछ उल्टा लिखा है और एक बंदा भी नहीं बोला। चले मैं तो, मुझे तो भूख लगी सबको लगी हुई है कि टोटली 100% जो है वो सारा गलत लिखा, और किसी एक बंदे ने भी क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि मैंने के साथ नंबर ऑफ टीज भी लगाई हैं और स्केयर्स वगैरह भी लिया है। के पहले ही डेस्टिनेशन वाली साइड पे मौजूद है, के को तो मैं उठा कर कहीं लेके नहीं जा रहा, तो के की रिफ्लेक्शन में मैं क्यों नंबर ऑफ टीज वगैरह लेके आऊँगा। तो जो मेरा के इक्विवेलेंट है वो सीधा सीधा वैसे ही 4 है, या उसको आप K2 में लिख दूँ। ये तो तब इसके साथ आप नंबर ऑफ टीज लगाते, अगर इनपुट साइड पे कोई के होता तो उसको आप लेके आते, ठीक है। मैंने डी के चक्कर में बेसिकली लिख दिया, लेकिन कोई नहीं खैर बोला। सो अब मैं सर नहीं डी, वो मैं इधर पेज के ऊपर सॉल्व किया हुआ है सर, वो मैं देख रहा था, तो सर सब मैंने बोला कहा नहीं तो है के ही सर सिंपल 4 होगा सर। अच्छा चलें, सर, मैं खैर फोटो भेज चलें, सबको याद आ जाएगा। बड़ी मेहरबानी। अच्छा डी इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो है वो D2 वाली साइड पे तो कोई है नहीं, ठीक है। D1 वाली साइड पे मेरे पास चीज़ें मौजूद हैं, ये 1 न्यूटन मीटर सेकेंड पर रेडियन जो है। सो इसको मैं अगर लिख दूँ D1 और इनटू उसी तरह ही N2 मेरे पास जो है वो 50/25 और उसका मैं जो है ऊपर इसके यहाँ पर स्केल ले लूँगा। यहाँ पर इसका स्केल आ जाएगा, ठीक है। और प्लस इसमें मैं 0 इसलिए लिखने लगा हूँ क्योंकि आउटपुट साइड पे कोई भी नहीं है, डी डी नहीं नहीं है, है सर। ठीक है।
तो ये तीन चीज़ें अगर आपको लेट से मुझे अगर इनका इक्वेशन अगर इनकी लिखनी पड़े इसकी जो ओवरऑल जब आप लॉ लगाते हैं, ये तो थी ना कि रिफ्लेक्शन आप उसकी किस तरह से कर रहे हैं, तो जब आप इसके ऊपर लॉ इम्प्लीमेंट करेंगे तो दैट विल बी एस स्केयर प्लस एस एस स्केयर इंटू जे ई, मैं इसको लिख लेता हूँ वो जो भी होगा मेरे पास, प्लस सिंपल एस इंटू मैं डी ई लिख लेता हूँ वो जो भी डी इक्विवेलेंट मेरे पास निकला होगा, ठीक और सर। प्लस के ई, और इन सारों के साथ जो है वो इनटू, क्योंकि ये भी मैंने इम्पीडेंस लिखी है, ये एनर्जी तब बनेगी या फोर्स तब बनेगी जब इसके साथ डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो वो मैं उसके ऊपर लिख रहा हूँ, क्या उसको कहते हैं, आउटपुट साइड के ऊपर हूँ, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास थीटा 2 आई है, ठीक है। अब थीटा को मैंने क्या रिप्लेस करना, मैं यहाँ पे वैसे ही जो है वो थीटा 2 लिख देता हूँ, और इज इक्वल टू, अब मेरे पास दूसरी साइड पे जो है वो सिंपल टी नहीं है, टी इंटू मेरे पास जो है वो टॉर्क मैं इनपुट साइड से उठाकर आउटपुट साइड पर लाया था, तो उसको मैं लिखूंगा N2/N1 N2 बाई N1। अब ये वासिफ के आंसर का भी क्वेश्चन आप देखें, इस पे मैंने नहीं लिखा स्केयर और डेस्टिनेशन और इस तरह से नहीं किया, टॉर्क जो है वो इम्पीडेंस नहीं है, जब मैंने इम्पीडेंसेस को रिफ्लेक्ट बैक करना होता तो फिर मैंने डेस्टिनेशन ओवर सोर्स और उनका स्केयर लेना होता, यहाँ पर ऐसा मैंने काम नहीं किया टॉर्क के लिखते वक्त, ठीक है। यस सर, सही बात। ओके जी, ये जब आपके पास चीज़ आ जाएगी आप इस पे वैल्यूज प्लग इन कर दे, जो जो वंस हैं और जो फोर्स हैं और जो जो जितनी भी चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है। इसको आप सॉल्व जब करेंगे तो प्रॉपर उसका 1/2 जैसे उसने लिखा हुआ, बेसिकली हमारे पास बचता क्या, हम आपके पास जो आंसर आ रहा होगा ना वो 1/2s स्केयर प्लस 2s प्लस 2 होगा, तो आप इक्वेशन को ऊपर नीचे 2 से तकसीम करते हैं, नीचे वाले सारे 2's कट जाएंगे, ऊपर 1/2 बन जाएगा। खैर मैंने पेज पे सॉल्व किया, उधर से मैं देख के आप लोगों को सारा ये बता रहा था, तो लेकिन अब ये बात बताने का मकसद क्यों था, इसको पहले भी मैंने स्किप किया था, अब भी स्किप ही कर देना था। खैर मकसद ये है कि अगर आप स्किल असेसमेंट का सोल्यूशन देखें ना, तो वो आपको ऐसे लेके चलेगा जैसे आप ट्रांसलेशनल के अंदर और रोटेशनल के अंदर जैसे इक्वेशंस लिखते थे ना, ऐसे ही है तो वैसे आपको लेकर चलेगा, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं और इस एंड से भी कर सकते हैं, आंसर जो है वो ठीक सेम है। चलाएगा। अब ये इसको करने का एक और भी मकसद था कि इधर टी लिखा हुआ था सिर्फ, ना साथ में T1 है ना T2 है, कोई ऐसी निशानी भी नहीं है, और इधर ऐसे लग रहा है जैसे θ1 ना कोई मौजूद नहीं है, θ2 की तरफ देखें तो उसकी भी एक अपनी डायरेक्शन, और θ1 वाली साइड पे कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं कि आपके पास क्या सिनेरियो। अब अगर ऊपर जब एग्जांपल हम कर रहे थे तो उस एग्जांपल में हमने देखा यहाँ पे तो उसने स्प्रिंग लगा दिया ना 4 न्यूटन मीटर पर रेडियन वाला, वहां पर देखें एक एग्जांपल जो हमने की थी जिसके अंदर 2 पेयर लगे हुए थे गेयर्स के, वो सिंपल वहां पर लिख रहा था D1 D2 J1 J2 J3 J4, तो ये डिपेंड करता है कि पिक्चर बनी हुई है उसने वैसे लिखा हुआ या क्या किया हो, ठीक है। ये जो ऊपर मैंने एग्जांपल आपको करवाई है जिसके अंदर 5 इनर्शियाज और 2 गियर्स वगैरह, इसी को अगर J1 J2 की अगर तस्वीरें बना दे, उनके जो इमेजेस हैं जो इक्विवेलेंट उनकी रिफ्लेक्शन है इस पिक्चर की अगर वो बना दे, तो ये पिक्चर ठीक ठाक आपको बहुत बड़ी और बड़ी कॉम्प्लेक्स नजर आएगी, जैसे ये बड़ा मुश्किल है इसको सॉल्व करना ना, ठीक है। तो आप इसके बाद आप क्या करेंगे, 2-2 3-3 का ग्रुप बनाएं और जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको डिवाइड करेंगे, 2 एक ग्रुप ने लट से करने हैं, 2 एक ग्रुप ने करने हैं, और वो खुद से बस उसको उसकी ग्रुपिंग या जैसे भी करना है उसको करके पेज के ऊपर उसको सॉल्व करें। अगले लेक्चर में जब हम आएंगे तो मैं फिर पार्टिसिपेशन के तौर पे किसी भी स्टूडेंट से पूछ लूँगा कि अच्छा आपका ग्रुप किसके साथ है, तो वो 2 का ग्रुप बना ले और एक दो जितने जो जो दो, एक एक 2-2 क्वेश्चन हैं वो डिवाइड कर लें, तो ये जो CR है वो खुद ही मिल मिला के, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे चाहे आप उधर लगे रहिएगा, ठीक है, कि मैं और ये हैं तो हम ये 1-2 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें, उसको बिल्कुल सही प्रॉपर पेज पे सॉल्व करें, जैसे आप क्विज के अंदर मुझे एक दफा दोबारा रिपीट कर दें, आपने क्या कहा है? मैंने ये कहा है कि एक्सरसाइज के अंदर जो गियर्स के क्वेश्चन है वो आप 2 का या 3 का ग्रुप बना लें, ठीक है, और एक्सरसाइज में से कोई 2 क्वेश्चन चूज कर लें,
और उनको पेज के ऊपर सॉल्व करते हैं। लेट्स से अगर 10 क्वेश्चन है तो कोई भी ग्रुप सारे के सारे 10 नहीं करेगा, वो कोई से 2 बीच में से पिक कर ले और उनको पेज के ऊपर सॉल्व कर ले। कोई और ग्रुप है वो नेक्स्ट 2 कर ले, कोई और ग्रुप है वो नेक्स्ट 2 कर ले। ठीक है, अब ये भी हो सकता है किसी क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, तो उसका बेहतर तरीकेकार ये है कि जिनके रोल नंबर जो आगाज वाले हैं वो पहले वाले क्वेश्चन, फिर उससे अगले वाले, फिर उससे अगले वाले। ठीक है, तो एटलीस्ट उससे होगा क्या कि आप बिस्मिल्लाह पढ़कर एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे और कम से कम कोई 1-2 क्वेश्चन जब आप हाथ से सॉल्व करेंगे या उसका आप ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करें, वो आपने फिर मुझे ऐसे होना है कि उस वक्त आप टीचर होंगे, मैं आपका स्टूडेंट होगा। ठीक है तो आप जैसे अभी मैं आपको एक एक चीज़ डिस्कस करके बता रहा था कि इधर से इस तरह हो गया, इधर से इस तरह हो गया। ठीक है, साफ ज़ाहिर है अब आप रिटर्न में तो आपका ऑडियो क्लिप तो नहीं साथ में आएगा, लेकिन चीज़ जैसे हम कहते हैं ना, एक वर्ड बोलते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जो आपने चीज़ लिखी वो खुद से बोल रही हो कि ये हुआ। ठीक है, सो उससे फिर ये होगा कि ये जो इश्यूज इसमें आ रहे थे वो सारे कवर अप हो जाएंगे, और लड़कों ने पेज पे सॉल्व भी किया होगा, वो आपस में हम सोल्यूशन मैं आपको शेयर भी करवा दूंगा जब मेरे पास डेटा हर एंड से आएगा। एक आप लोग काम भी कर लेंगे और आप लोगों के पास सोल्यूशन भी चला जाएगा, और नो डाउट के सोल्यूशन तो पहले दिया हुआ, लेकिन आपके खुद हाथ से किया हुआ सोल्यूशन चला जाएगा। ठीक है ये सर। भी लेकिन जो सर क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज के, सर वो इसी टॉपिक के करने हैं बस, गियर के टॉपिक है या कंप्लीट एक्सरसाइज? फिलहाल गियर की बात हुई है, क्योंकि अब हम आगे भी जा चुके हैं यार, अब हमें मतलब साथ साथ कोर्स तो ठीक है है ना। ये तो एक वैसे मैंने एक आपको करवा दिया, बस उस पर कर लिया हमने। ठीक है, और ठीक हो गया सर। लाजमी नहीं, और एक वो वासिफ की खैर वो एक क्यूरी रह गई है, वो उसको चलो मैं किसी और टाइम पे डिस्कस कर दूंगा। तो अगर आपकी कोई इस तरह की रिवीजन की अटेम्प्ट होगी तो वो पहले मैं अपने दिल को समझाऊंगा, अगर मुझे अच्छा लगा या मेरे दिल ने इजाज़त दी तो फिर मैं उसको रिवाइज कराऊंगा, नहीं तो जो किसी का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा उसको एड्रेस कर दिया, यानी कि इस तरह पूरा लेक्चर नहीं रिवीजन पे दिया करूंगा। ठीक है, कोई 5-10 मिनट की डिस्कशन ज़रूर हो सकती है, कोई स्मॉल सा पॉइंट जो कि समझ नहीं आ रहा तो उसके ऊपर, क्योंकि आप भी अब समझदार हैं, अगर इस तरह रिवाइज ही करवाते रहेंगे, ये कौन सा कोई किप्स एकेडमी है। ठीक है सर। हाँ, तो फिर इस तरह सिलेबस नहीं होता कवर। तो उम्मीद है कुछ, बल्कि काफ़ी कुछ नहीं, काफ़ी हद तक गेयर्स वगैरह के जो थोड़े कॉन्सेप्ट से वो थोड़े बेहतर हो गए होंगे। ठीक है, बाकी आप एक्सरसाइज करें होपफुली, और कोशिश बल्कि अब इस वीक तक जो है ना वो होमवर्क 4 भी सबमिट करवा दें इस वीक के अंदर ना। होमवर्क 4 से मुराद ये है कि वो जो एक आपको मैड लैब की से रिलेटेड एक काम दिया कैम फाइल्स में और चीज़ों को रिप्रोड्यूस करें, वो मेरा मुराद है। ठीक है जी, और कोई क्वेरी वगैरह नहीं तो फिर अल्लाह हाफिज़। अटेंडेंस में लगा लूँगा रिपोर्ट से। और सर वो हाँ जी ठीक है, बाकी दे कैन लीव द मीटिंग। ठीक हो गया, लेक्चर हो गया। हाँ जी ठीक हो गया सर वो एग्जांपल एक चलो ठीक है सर, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर करवा देंगे। एग्जांपल वही जो तीसरे चैप्टर वाली कह रहे हो? यस सर जी सर, वो 3.5। हाँ ठीक है, उसमें मैं 2-4 मिनट में बता दूंगा। अब आज वो लेक्चर था, अगर मैं इसको हाफ थोड़ा करके बताता ये फिर समझ नहीं आनी थी। तो नहीं सर, ये टॉपिक आपने पहले भी बड़ा अच्छा समझाया था सर जी, वो तो उस इस टाइम पे पे मेरा सर, लेकिन ना मैं बोला नहीं एक बात सर, ये आपने जो स्किल असेसमेंट के अंदर ना आंसर आपने लिखा, जो स्किल असेसमेंट का आंसर लिखा है ना सर 1/2/s² + s+1। सर मैं ना पहले तो ना जो इज इक्वल टू सर वो टॉर्क वाली साइड के ऊपर ना मैं n2/n1 को ना डबल कर बैठा था, उसका स्क्वायर ले बैठा था, तो मेरा आंसर 4 आ गया था। तो सर मेरा जब आंसर 4 आया था ना, तो मेरा आंसर आ रहा था सर ओवरऑल जब उसको कैंसिल करके एंड के ऊपर ट्रांसफर फंक्शन का 1/s² + s+1। सर ये मुझे क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप अगर 2 जब ऊपर करेंगे, मतलब यानी कि n2/n1 2 होता है ना, जब ऊपर 2 करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में पूरा 2 बचेगा, 2s² + 2s + 2। ठीक है, तो आप न्यूमिनेटर को भी 2 से तकसीम कर दे, डिनोमिनेटर को भी कर दे। डिनोमिनेटर को जब करेंगे वो 1/2 हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर को करेंगे तो सारा का 2 कट जाएगा। ठीक हो गया सर, ठीक है ना, ठीक हो गया सर, इजी हो गया सर, इजी हो गया। पिक्चर ली हुई है, मैं इसको कर दूंगा शेयर। मोबाइल बड़ा स्लो चल रहा था, मैं उस पे कैमरा से ली थी, तो मैं इसको एलएमएस पे डाल दूंगा। ये सिर्फ आप लोगों के लिए खैर मैंने किया था कि चलें जिस वे से भी आए ना चीज़ें सॉल्व हो जाती, क्योंकि उसने बिल्कुल वो डिफरेंट वे से किया हुआ था। तो
ये बैठे बैठे दिल किया तो मैं इसको कर ठीक लिया। हो गया चलो मैं इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू सर। सर